गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नमस्कार नमस्कारम। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए, आवाज़ ठीक आ रही है, वीडियो क्वालिटी ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है? तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और एक बेहतरीन सेशन, जो एक अच्छे लेवल का सेशन है। तो सभी का इस सेशन में स्वागत है और सभी को नमस्कार मेरा। और आज हम इस डिस्कस करने वाले हैं एक पेपर। एक जो पेपर है वो MTS 2022 का है। एक बड़ा अच्छा सा पेपर है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि उस पेपर के बारे में है क्या। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को एक बार। तो ये आता है हमारा पेपर। एक्चुअली में पेपर लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टेटस क्या है। आप जिस एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में अपियर होते हैं तो वहाँ पर क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा एक मेन ऑब्जेक्ट रहता है यहाँ से। ओहो, आज कोई टॉपिक नहीं है, आज सिर्फ सिलसिला ऐसा ही है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट सेशन को। चलिए, ये पेपर एक MTS का शिफ्ट सेकंड थी। 5 जुलाई 2022 को ये पेपर हुआ था हमारा। और ये जो पेपर था वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा था और यहाँ पर बहुत कुछ सीखने के लायक भी था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वोकैब, आपकी ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन, तीनों चीज़ों का एक बहुत अच्छा एलिगेशन है यहाँ पर। और एक कोट के साथ हम इस पेपर की स्टार्ट करेंगे। संसार युद्ध क्षेत्र है, युद्ध करके ही अपना मार्ग साफ करें। तो इसका मतलब है कि एक जहाँ हम जीवित हुए यहाँ पर हर कोई अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। एवरीवन एवरीवन ट्राई टू सर्वाइव इन द बेस्ट कंडीशन। हर कोई चाहता है कि एक बार बेस्ट कंडीशन की चीज़ों को पे सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो जब हम बैटल फील्ड में हैं तो हमें बैटल करके ही चीज़ों को जीतना होगा। डन, तो स्टार्ट करते हैं और समझेंगे कहानी को। एक अपने पास एक पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर। इन्होंने कहा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम्स। सिनोनियम आपको चूज करना है। अब सिनोनियम किसका बताना है? हम्बल वर्ड का बताना है। पहली बात तो हम समझें कि हम्बल एक पॉजिटिव वर्ड है। हम्बल एक कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है। तो मुझे बताइए हम्बल का मतलब होता क्या है? जनरली आपने ये सारे वर्ड सुन रखे हैं। हम्बल, हम्बल का मतलब क्या होता है? हम्बल का मतलब होता है मीक होना, बड़ा कमजोर टाइप का होना, दयालु टाइप का होना, बड़ा पोलाइट होना, हम्बल होना। हमने कहते हैं कि यू हैव टू बी हम्बल, कि आपको क्या होना पड़ेगा? हम्बल होना पड़ेगा। तो हम्बल का मतलब होता है मीक, MEE की मीक। और एक पॉजिटिव सा वर्ड होता है, मीक का मतलब कमजोर भी होता है। तो ये कमजोर के सेंस में नहीं है यहाँ पर। मीक का मतलब क्या है? मीक का मतलब है यहाँ पर पोलाइट होना। ठीक है, यदि कोई भी चीज जितनी कमजोर होगी वो उतनी ही पोलाइट होगी। तो समझिए कहानी को कि ये क्या है, पोलाइटनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। पोलाइट होना, इसी को हम कहते हैं काइंड होना। क्या कहते हैं? काइंड होना। और इसी को हम क्या कहते हैं? जेनरस होना। क्या कहते हैं इसी को? जेनरस होना। ठीक है, क्या बोलेंगे? जेनरस होना। क्लियर कहानी। अब यदि हम आगे बात करें तो एक लिखा है बोल्ड। यदि कोई बोल्ड जो है वो एक थोड़ा सा भारी सा वर्ड है, बड़ा हैवी सा वर्ड है बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है? एकदम एडामेंट टाइप का होना, बड़ा एनर्जेटिक टाइप का होना, बड़ा अड़ियल टाइप का होना। लैकाडिशियल, सॉरी लैकाडिशियल नहीं, ऑडासियस। ऑडासियस का मतलब होता है एडामेंट टाइप का होना। तो बोल्ड इसका आंसर हो नहीं सकता, काट दीजिए। एक वर्ड होता है असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है पॉजिटिव होना, तो ये भी आंसर हो नहीं सकता। एक वर्ड होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि एक व्यक्ति जो हम्बल है वो एक्टिव ही होगा। इनएक्टिव का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव का मतलब होता है लैकेडिशियल होना। ठीक है, इंडोलेंट होना। क्या होना? इंडोलेंट होना। इंडोलेंट होना, लेजी होना, लेजी होना, स्पिरिट लेस होना, स्पिरिट लेस होना। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी वर्ड हो नहीं सकता। अब एक वर्ड होता है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का भी मतलब क्या होता है? हम्बल होना। क्या होना? हम्बल होना। आपको पता है एक वर्ड आता है साइकोफेंट। साइकोफेंट भी इसी से रिलेटेड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? मॉडेस्ट। क्या होगा? मॉडेस्ट होना। क्या होगा? मॉडेस्ट होना। क्लियर कहानी। चलिए, तो इसका मतलब सिनोनियम हमारा एक क्लियर है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड के हमें मीनिंग यहाँ से पता लग गए। यदि हम डिस्कस करना चाहें तो हम और भी वर्ड यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और वर्ड आपको याद आ रहे हो तो और वर्ड मुझे बता दीजिए।
एक बार आंसर कर दीजिए मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो एक वर्ड आपके पास आता है कि पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। कि आपके पास क्या एक क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे एरर दिए गए हैं, ठीक है, एक एरर दिया गया है, उस पार्ट को आपको पहचानना होगा कि इन विच पार्ट द एरर कंटेंस, कि कौन सा एरर यहाँ पर कंटेंस है, ठीक है। एक बार मुझे बता दीजिए जल्दी से। तो लिखा हुआ है साउदर्न स्टेट्स हैज मेड एन इंप्रेसिव कमबैक इन द लेटेस्ट रैंकिंग। अब देखना भाई, पहले हम उठाते हैं वर्ब को। यदि कभी भी सेंटेंस उठाओ तो वर्ब से उठाना। तो हैज का मतलब क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, और मेड का मतलब क्या हुआ, मेन वर्ब। हाँ और ना, जो मेड है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और हमें पता है यहां से एक कॉन्सेप्ट भी क्रिएट होता है कि यदि हैव की कोई भी फॉर्म हो, हैव की कोई भी फॉर्म हो, यदि वो हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, किसका काम करती है, हेल्पिंग वर्ब का, तो इसके बाद जो अनादर वर्ब आएगी, इसके बाद जो अनादर वर्ब आएगी, ठीक है, इसके बाद कोई भी वर्ब आए, कोई भी वर्ब, वो हमेशा किस फॉर्म में होगी, वर्ब के थर्ड फॉर्म में होगी। क्लियर कहानी यहां तक? यदि यहां तक कहानी क्लियर है तो आपको समझना होगा कि मेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब यहां तक सारी घटनाएं कैसी आ रही हैं, ठीक आ रही हैं। अब लिखा हुआ है इन इंप्रेसिव कमबैक। अब कमबैक को इन्होंने क्या बना दिया, नाउन बना दिया। यदि किसी भी वर्ब को, यदि किसी भी वर्ब को यदि नाउन बनाना है, किसी भी वर्ब को किस में चेंज करना है, नाउन में चेंज करना है, तो इस वर्ब को आपको क्या करना होगा, आर्टिकल ए प्लस के साथ में लिखना होगा। आर्टिकल ए प्लस में वर्ब या फिर आर्टिकल एन प्लस में वर्ब जो होगी वो क्या बन जाएगी, नाउन बन जाएगी। जैसे टेक अ बाथ, टेक अ बाथ, टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, गॉट इट। तो ये क्या बन जाएगी, वर्ब, नाउन बन जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर ये नाउन बनी, तो इंप्रेसिव हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव है, ये भी ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आर्टिकल एन आया है हमारा कमबैक के लिए। आगे लिखा हुआ इन, कहां पर कमबैक किया है, इन द लेटेस्ट रैंकिंग्स। अब देखना बात को, अब हम बात करते हैं, इन हमारी क्या है, प्रीपोजिशन, और रैंकिंग्स क्या हो गए हमारे, नाउन। जीरन हम किसे कहते हैं, लेटेस्ट क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव, और द क्या हो गया, लेटेस्ट के साथ तो द आना ही चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, गॉट इट। लेट, लेटर, लेटेस्ट जो होता है उसकी सुपरलेटिव डिग्री है। तो आंसर मतलब यहां पर, मतलब यदि हम बात करें एन इंप्रेसिव पार्ट में कोई भी एरर नहीं है, तो ए आंसर हो नहीं सकता। इन द लेटेस्ट रैंकिंग में कोई भी एरर नहीं है, ये भी आंसर हो नहीं सकता। अभी हमारा एक बचा हुआ है साउदर्न स्टेट्स। क्या वो बचा है, साउदर्न स्टेट्स। साउदर्न स्टेट्स का मतलब क्या है, एक स्टेट की बात कर रहे हैं क्या। साउदर्न स्टेट्स का मतलब हो गया कि ऐसे राज्य जो कि साउथ में, तो वो राज्य एक तो है नहीं, वो तो एक से ज्यादा है। यदि वो एक से ज्यादा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है, और यदि यह हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैज नहीं आएगा, आंसर होना चाहिए हैव, क्योंकि वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। तो गलती कहां पर, ए वाले पार्ट में। क्लियर कहानी, यस और नो, साउदर्न स्टेट्स हैव आना चाहिए, डन। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे, लिखा हुआ है एवरीवन वाज टॉकिंग एंड लाफिंग ड्यूरिंग द ट्रिप। इन्होंने कहा कि सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट करेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। अब देखना पहले, क्या बॉज की स्पेलिंग सही है, सर कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या टॉकिंग की स्पेलिंग सही है, सर बिल्कुल सही है। क्या एंड की स्पेलिंग सही है, बिल्कुल सही है। क्या लाफिंग की स्पेलिंग सही है, नहीं सर गलत है। तो मतलब लाफिंग की स्पेलिंग क्या होती है, LAUGH होती है, GH का साइन F का आता है। ड्यूरिंग की स्पेलिंग सही है, द की स्पेलिंग सही है, ट्रिप की स्पेलिंग सही है। एवरीवन की स्पेलिंग भी क्या दी है इन्होंने, गलत दी है। एवरीवन की स्पेलिंग क्या होना चाहिए, AEVERYONE, एवरीवन। तो इसका मतलब देखना, एवरीवन एवरीवन एवरीवन, तो देखो ए वाला एवरीवन हो नहीं सकता, और ए वाला हो सकता है, ए वाला हो सकता है। बॉज बॉज लिखा है, टॉकिंग टॉकिंग लिखा है। यहां पर इन्होंने क्या लिख दिया, एफ, तो ए भी खत्म हो गया। क्या हो गया, ए भी खत्म हो गया। एक जगह इन्होंने लिख दिया HG, ए भी खत्म हो गया, लेकिन वो तो GH होता है लाफिंग। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया, सेकंड। करेक्ट आंसर क्या हो गया, सेकंड। सेकंड और फोर्थ नहीं नहीं, ओनली सेकंड, डन। चलो अब आगे कहानी समझते हैं। अब एक हमारे पास एक ईडियम आती है, एक बेहतरीन ईडियम है हमारे पास है, द एल्डेस्ट सिस्टर रिसीव द लाइन्स शेयर। द लाइन का मतलब क्या हुआ, शेर, और शेर का मतलब हुआ हिस्सा। अब यदि यदि जंगल का राजा होता है शेर, यदि हम बात करें कि ये
शेर के हिस्से की बात करें, एक लाइन के हिस्से की बात करें, तो लाइन के हिस्से का मतलब क्या होता है? एक काफी बड़ा होना, काफी बड़ा होना। तो आपको पता होना है कि लाइन का जो हिस्सा होता है, एक ईडियम पूछा है उन्होंने, क्या पूछा है? अंडरलाइन ईडियम्स। ठीक है, अंडरलाइन ईडियम्स क्या रही हमारी? द लाइन्स शेयर। तो द लाइन शेयर का मतलब क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं, क्या नो प्रोपोर्शन एट ऑल नहीं, द एंटायर अमाउंट नहीं, या द लार्जेस्ट पोर्शन। तो इसका मतलब होता है द लार्जेस्ट पोर्शन, एक काफी बड़ा अमाउंट होना। क्या मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, क्या बात आपको क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? हाँ और ना, एक बार मुझे बताना, कोई दिक्कत है क्या? एक बार मुझे बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं और आगे बढ़ेंगे। तो एक सेंटेंस हमारे पास आया कि मैरिन बैरिटिब्रेट्स आर वैल्यूएबल फॉर मैनी रीजंस। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है मैरिन बैरिटिब्रेट्स, जो लिखा हुआ है वो प्लूरल है। वो क्या है? प्लूरल है। यदि वो प्लूरल है तो इसकी वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। अब आर जो है वो किसका काम कर रही है? लिंकिंग वर्ब का। यदि कभी भी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब आ जाए तो उसके बाद क्या आते हैं? कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद क्या आएंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यदि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ जाते हैं तो आपको एक बेहतरीन तरीके से पता है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन कौन कर सकता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कोई नाउन कर देगा, या तो क्या करेगा? कोई नाउन करेगा, कोई प्रोनाउन करेगा, कोई प्रोनाउन करेगा, या कोई हमारा एडजेक्टिव करेगा। तो देखिए यहां पर नाउन आया नहीं है, एडजेक्टिव आया नहीं, प्रोनाउन आया नहीं, क्या है? एडजेक्टिव। मतलब यहां तक भी कहानी ठीक है। वैल्यूएबल के साथ हमेशा फॉर आता है, ये वाली बात भी ठीक है। रीजंस क्या है? प्लूरल है, ये वाली बात भी ठीक है, ये वाली बात भी क्या है? ठीक है। तो मैनी के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, तो रीजन प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर कोई भी एरर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नो एरर। आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर। डन। तो मतलब एक एक पार्ट को यदि आप ग्रामेटिकल एरर किसी भी पोर्शन में आप ढूंढते भी हैं तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इस चीज को कि जो एरर हो रहे हैं एक एक पार्ट्स में आप देखिए कि एरर है या नहीं है। यदि जस्टिफाई करती हुए जाइए, यदि आप जस्टिफाई कर पाते हैं तो ये वेल एंड गुड है, तो ये वेल एंड गुड है। गॉट इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे फिर समझेंगे कहानी को। एक अगले ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे तो हमें मिलता है थैंक यू डेड डैश फॉर हेल्पिंग मी विथ दिस प्रोजेक्ट। अब देखना बात को, थैंक यू। अब थैंक हमारी क्या है? वर्ब है, यू हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये जो सो आया है सो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। सो क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। मतलब एडवर्ब ऑफ डिग्री का काम क्या होता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री का काम होता है किसी भी एडवर्ब ऑफ डिग्री का काम क्या होता है? किसी एडजेक्टिव के बारे में बताना या फिर किसी एडवर्ब के बारे में खुद के बारे में बताना। अब यदि हम बात करें तो सो के बाद टू तो कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि सो और टू एक ही सेंस में यूज होते हैं, वेरी के सेंस में। मोस्ट हम लिख नहीं सकते, सो मोस्ट कभी नहीं होता, वेरी मोस्ट होता तो हम एक बार मान लेते। सो मैनी हो सकता है, लेकिन आपको पता है ये अनकाउंटेबल, ये हमें एडवर्ब के सेंस में यूज हो रहा है, तो मैनी तो डिटरमिनर होता है। यदि मैनी डिटरमिनर होता है तो आंसर क्या आएगा? मच। तो क्या लिखेंगे? सो मच। तो जो आंसर है वो क्या है? फोर्थ है। आंसर क्या है? फोर्थ है। देख रहे हो कितने सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, गजब से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम इनमें कंफ्यूज होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से, बताइए क्या आंसर होना चाहिए। लिखा हुआ है माय नाइस इज वेरी काइंड एंड डेड डेस एवरीवन इन द फैमिली। अब आपको एक बात समझना है, अब यहां पर इन्होंने क्या है, एक क्या है लिखा हुआ इज। पहले नाइस का मतलब यदि हम जा रहे हैं तो नाइस का मतलब होता है भतीजा या भांजा होना। जब किसी के भाई या बहन का जो बेटा होता है उसे हम कहते हैं नाइस, ठीक है। तो भतीजा होना या भांजा होना। अब हम बात करें तो इज हमारी क्या है? मेन वर्ब है। यदि इज मेन वर्ब है तो इसके बाद क्या आना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट। तो वेरी एडवर्ब रहा, और काइंड हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब एंड एक वर्ड होता है, एंड जो है वो एक कंजंक्शन होता है। अब यहां से समझना है एक एंड हमारे कंजंक्शन की पूरी कहानी को। एक जो एंड हमारा कंजंक्शन होता है, इस कंजंक्शन की क्या क्वालिटी होती है कि जो एक कंजंक्शन है, क्या है? एक कंजंक्शन एंड, ये इसका काम होता है कि ये हमेशा जोड़ने का काम करता है, एडिंग करने का काम करता है। पहली बात तो
किसका काम करेगा? एडिंग करने का काम करेगा। दूसरी बात, एडिंग की, एडिंग तो करेगा, एडिंग के साथ साथ दूसरा फंक्शन निभाता है कि हमेशा बराबर वाली चीजों को जोड़ता है, इक्वल थिंग्स को, इक्वल पार्ट्स ऑफ स्पीच को, इक्वल पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। वो भी आपका जो सेंस है वो भी सेम सेंस में, सेम सेंस में। अब यहां से बात को समझें तो अब देखना एंड लिखा हुआ है, काइंड होना क्या है? पॉजिटिव है, तो यहां पर भी क्या आएगा? एडजेक्टिव, लेकिन वो किस स्थिति का आएगा? पॉजिटिव। अब देखते हैं बात को, स्टर्न का मतलब होता है जिद्दी होना, एडामाइंट होना, क्या ना, एडामेंट, या इसी को हम बोल सकते हैं ऑडासियस। क्या बोल सकते हैं? ऑडासियस। ठीक है, इसी को हम कह सकते हैं एडामेंट, इसी को हम क्या कह सकते हैं? एडामेंट कह सकते हैं। तो स्टर्न तो यहां पर आ नहीं सकता कि भैया काइंड है तो वो इस काइंड का जस्ट अपोजिट हो गया, ये तो नेगेटिव सेंस का वर्ड है। रथलेस भी क्या होता है? एक नेगेटिव सेंस का वर्ड होता है। अब कॉल्युअस, कॉल्युअस भी एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है। एक वर्ड होता है जेनरस, एक वर्ड क्या होता है? जेनरस। और यदि हम जेनरस वर्ड की बात करें तो काइंड का ही सिनोनियम्स होता है जेनरस, तो एंड के साथ जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? जेनरस होना। तो उसका मतलब हुआ कि माय नाइस इज वेरी काइंड एंड जेनरस, काइंड एंड जेनरस टू एवरीवन इन द फैमिली, कि वो अपने, उनका जो भतीजा है या भांजा है वो अपनी फैमिली के लिए बड़ा काइंड है, जेनरस है, हर एक फैमिली मेंबर के लिए। क्लियर कहानी? यस और नो मुझे एक बार बता दीजिए, एक बार मुझे बता दीजिए। एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या समझ आ रही है आपको कहानी। यदि आपको समझ आ रही है कहानी तो कोई इशू नहीं है, फिर एक बार आंसर बता दीजिए मुझे। गॉट इट, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो एक बार आता है, हार्डली हैड आई कॉल्ड हिम माय मदर स्टार्टेड स्क्रीमिंग। अब देखना बात को, अब एक कॉन्सेप्ट पहले इन्वर्जन का समझना। इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? इन्वर्जन का मतलब होता है कि यदि कभी भी किसी भी एडवर्ब को, किसी भी एडवर्ब को यदि सेंटेंस के आगे लिख दिया तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस में क्या आता है? मेन वर्ब आता है। अब इसी टाइप का इन्वर्जन में एक कॉन्सेप्ट होता है कि यदि एक वर्ड होता है हार्डली, क्या होता है? हार्डली। एक वर्ड होता है बेयरली, क्या होता है? बेयरली। एक वर्ड होता है स्कार्सली, क्या वर्ड होता है? स्कार्सली। ये हमारे होते हैं एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम कह सकते हैं आप इन्हें, या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कह लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। फ्रीक्वेंसी टाइम की फ्रीक्वेंसी को बताते हैं। तो इनके बाद यदि ये टाइम की फ्रीक्वेंसी को बताते हैं तो इनके पास जो यदि पेयरिंग का कंजंक्शन आएगा तो क्या आएगा? व्हेन आएगा। गॉट इट। तो पहले हम देखते हैं, यदि इन्होंने हार्डली को सेंटेंस के स्टार्ट में लिखा तो ये एडवर्ब है, और यदि किसी भी सेंटेंस को यदि हमें सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख दें तो वो क्या क्या ले जाएगा? इन्वर्जन ले जाएगा। तो देखिए, हेड हमारी हेल्पिंग वर्ब, आई हमारा सब्जेक्ट, और कॉल्ड हमारी मेन वर्ब। कोई भी दिक्कत नहीं है यहां तक। अब अगली क्लॉज स्टार्ट हुई, माय ब्रदर स्टार्टेड, तो माय मदर लिखा हुआ है तो माय मदर क्या हुआ? सब्जेक्ट, और स्टार्टेड हमारी मेन वर्ब। डन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीच में हमें क्या चाहिए? एक कंजंक्शन चाहिए। बीच में यदि आपको कंजंक्शन चाहिए तो वो कंजंक्शन क्या होगा? तो क्या हार्डली के साथ कभी सो आएगा? कभी भी नहीं आएगा। क्या देन आएगा? नहीं। लेकिन देन जो है वो आता है नो सूनर के साथ। नो सूनर के साथ हम किसका यूज करते हैं? देन का। और या फिर हम बात करें कंपैरेटिव डिग्री, किसकी बात करें? कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी हम किसका यूज करते हैं? देन का यूज करते हैं। डन। तो यहां तक हमारी देन की भी कहानी क्लियर। ये जो देन होता है, इस देन का यूज हम तब यूज करते हैं, ये होता है एडवर्ब हमारा। तो हमें यहां पर एडवर्ब की जरूरत नहीं है, हमें यहां पर कंजंक्शन की जरूरत है। तो आंसर क्या होगा? व्हेन। आंसर क्या हो जाएगा? व्हेन। तो क्या होगा कि हार्डली हैड आई कॉल्ड हिम व्हेन माय मदर स्टार्टेड स्क्रीमिंग। ठीक है, मैंने उसे बड़े मुश्किल से बुलाया था कि उसके बाद क्या हुआ? जब मेरी माँ चिल्लाई थी। तो इसका मतलब उसका बुलाने का काम पहले ही हो गया था। डन। चलिए अब आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है कि द 18th सेंचुरी सा द मिडिल क्लास बिकमिंग मोस्ट प्रॉस्परस। 18th सेंचुरी में हमें देखने को मिला था कि जो मिडिल क्लास फैमिली थी
वो एक प्रॉस्परस होती जा रही थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हमें 21 सेंचुरी में देख रहे हो, 20 सेंचुरी में देखने को मिल रहा है कि जो रिच फैमिली है वो बड़ी होती जा रही है, जो मिडिल फैमिली है वो उनका जो रेशियो है वो एक सेम कैटेगरी पे चल रहा है, हाँ ना। तो पहली बात तो समझिए कि 18 सेंचुरी की यदि हम बात करें भी तो 18 सेंचुरी पास्ट है। तो यदि 18 सेंचुरी पास्ट है तो यहां पर देख लीजिए इन्होंने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, मतलब यहां तक कोई भी गलती नहीं है। आगे हमने लिखा द मिडिल क्लास फैमिली। द मिडिल क्लास फैमिली की बात करें, द मिडिल क्लास लोगों की बात करें, ये ऑब्जेक्ट हो गया किसका, सा का। अब इन लोगों को हमने देखा किस टाइप से देखा, बिकमिंग मोस्ट प्रॉस्परस। तो आपको पता है कि यदि ये हमारी क्या रही, दूसरी वर्ब रही, यदि ये दूसरे वर्ब है तो इसका मतलब ये वर्ब कहलाएगी नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब कहलाएगी, नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब आ सकती है। क्या हो गया, एक ही फाइनाइट वर्ब आ सकती है। तो एक बात तो आपको समझ के चलना पड़ेगा, आ सब्जेक्ट इक्वल टू, आ सब्जेक्ट इक्वल टू आ फाइनाइट वर्ब। एक सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी ही फाइनाइट वर्ब होंगी। यदि एक सब्जेक्ट है तो एक फाइनाइट वर्ब है। डन। अब हम कहानी आगे की समझें तो आगे की कहानी को हम समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि कुछ वर्ब होती हैं, जैसे हमने कहा लेट है, लेट है, मेक है, मेक है, हेल्प है, लेट है, मेक है, हेल्प है, लेट है, मेक है, हेल्प है, ठीक है। नो है, नो है, फील है, नो है, फील है, सी है, नो है, फील है, सी है, नोटिस है, नोटिस है, हेयर है, हेयर है। यदि कभी भी हेयर है, कभी भी ये वर्ब हमारे पास आती हैं तो इनके बाद यदि कोई दूसरी वर्ब आई, इनके बाद कोई दूसरी वर्ब आई तो ये वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। इसी को हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव, क्योंकि ये वर्ब फॉलो करती है बेयर इन्फिनेटिव को। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है ओनली फर्स्ट फॉर्म, ओनली फर्स्ट फॉर्म। क्लियर कहानी, डन। तो इसका मतलब यहां पर बिकम, बीन मोर देन तो हो नहीं सकता। अब आगे यदि हम बात करें बिकम मोर हो सकता है, आगे हम बात करें बिकम मोर कहां से हो जाएगा, कंपैरिजन है नहीं, नो इंप्रूवमेंट हो नहीं सकता, एरर है। अब देखना बात को, अब यदि हम बात करें, आगे यदि हम बात करें तो बिकम मोस्ट होगा क्या, नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिकम मोर। क्या हो जाएगा, बिकम मोर। बिकम मोर इज द करेक्ट आंसर, बिकम मोर इज द करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब एरर हमारे पास नहीं बची तो एरर में क्या लिखना पड़ेगा, बिकम मोर। डन। क्या यहां तक किसी को कोई आपत्ति, क्या कोई प्रॉब्लम? यदि प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे बता दीजिए। चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात करेंगे तो लिखा हुआ है द इट, अच्छा वापस से रिपीट हो गया ये सेंटेंस। चलिए लिखा हुआ है द मेडिसिन कैन मेक यू फील लेथार्जिक एंड डिजी। डिजी का भी मतलब क्या होता है, लेजी होना, क्या होना, लेजी होना। और लेथार्जिक का मतलब भी क्या होता है, लैकेडेशियल होना, लिस्टलेस हम बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, लिस्टलेस। याद आया, लिस्टलेस, लिस्टलेस होना। अब आगे की कहानी को यदि हम बात करें, अचानक कितनी सारी कमेंट, अरे कैसे। चलिए आगे यदि हम चीजों को समझें तो अब हमें क्या करना है, इसका सिनोनियम्स ढूंढना है। इसका सिनोनियम ढूंढना है तो ढूंढिए सिनोनियम, इसका ठेका मैंने थोड़ी लिया है, आप लोगों ने लिया है। अब लिथार्जिक वर्ड का यदि आप सिनोनियम ढूंढने निकलेंगे तो क्या मिलेगा, क्या बात देखना, काइनेटिक का मतलब होता है एनर्जेटिक होना, काइनेटिक थ्योरी पढ़ी है ना, तो काइनेटिक का मतलब होता है एनर्जेटिक होना। विवासियस का मतलब क्या होता है, एनर्जेटिक होना, ठीक है, एनर्जी से फुल होना। अब यदि हम आगे की बात करें, मिस्टीरियस का मतलब होती है कोई भी चीज सीक्रेट होना है या फिर किसी चीज को बड़ी मिस्टीरियस कहानी होना, उलझी हुई होना, मतलब हम कह सकते हैं इसे अनक्लियर है, ठीक है, क्या है, अनक्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। इनएक्टिव इज अ नेगेटिव वर्ड और लिथार्जिक और डिजी इज ऑल्सो अ नेगेटिव वर्ड। तो यदि नेगेटिव का साइनस जोड़ेंगे तो नेगेटिव ही मिलेगा। तो सबसे पहले वोकैब का आपको हमें क्या समझना है, कभी भी आप एग्जाम में हैं और आपको वोकैब नहीं बन रही है तो आप एक काम करिए, वर्ड्स के मीनिंग यदि आपको एग्जैक्टली पता है तो आप एक काम करिए, आप इसे ढूंढिए कहां से, आप इसका सेंस समझिए, उसकी टोन पकड़ने की कोशिश करिए कि वो नेगेटिव है या फिर वो पॉजिटिव है। डन। चलिए आगे की कहानी की बात करें तो आगे की कहानी देखेंगे, लिखा हुआ द साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट।
द साइंस ऑफ और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जो साइंस होती है उसे हम पॉलिटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स। थियोलॉजी का मतलब होता है जहां पर गॉड का अध्ययन किया जाता है उसे हम थियोलॉजी कहते हैं। जहां पर सोशल चीजों का, जहां पर सोशल का क्या किया जाता है, स्टडी की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी कहते हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब जहां पर हम मनी या फिर इकोनॉमिक्स इकोनॉमी की स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर होगा कि एक ऐसी साइंस या एक ऐसा सब्जेक्ट कि जहां पर साइंस ऑफ आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट की बात की जाती है उसे हम पॉलिटिक्स कहते हैं। जैसे पॉलिटिक्स के जो सबसे पहले पॉलिटिक्स जिसने बहुत अच्छी लिखी है वो हमारे चाणक्य थे। सबसे बेहतरीन चाणक्य, गुरु चाणक्य जो थे उन्होंने लिखी थी, जिन्हीं को हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। आगे हम बात करते हैं, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब बताइए प्रोमिनेंट की स्पेलिंग बताइए क्या होता है? प्रोमिनेंट, देखना प्रोमिनेंट तो होता नहीं है, प्रोमिनेंट होता है क्या? आंसर बताइए, प्रोमिनेंट होता है क्या? नहीं, प्रोमिनेंट तो नहीं होता, प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, अब देखना बात को, अब प्रोमिनेंट की बात करें तो हमारे पास एक जगह ईएनटी और एक जगह एएनटी है, तो ई लगता है, कभी भी ए नहीं लगता, तो ए भी गलत। प्रोमिनेंट ए भी नहीं हो सकता, ये होता है प्रोमिनेंट। मी का यदि साउंड आता है तो इसे हम कहते हैं, इसका मतलब होता है सिग्निफिकेंट होना। क्या होता? सिग्निफिकेंट होना। या फिर हम बात करें इसका मतलब हो जाता है इंपोर्टेंट होना। क्या होना? इंपोर्टेंट होना। याद रखना क्या होता है? इंपोर्टेंट होना। डन, ठीक है, ओके। चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे तो समझेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रोमिनेंट का मतलब होता है मतलब बहुत ज्यादा अच्छा होना, मतलब इंपोर्टेंट होना है। ठीक है, आगे हमारे बात वर्ड आता है, हमारे पास एक वर्ड आता है थ्रो थिक एंड थिन। इसका भी इन्होंने ईडियम एक पूछी है, इन्होंने एक ईडियम पूछी है, थ्रो थिक एंड थिन। थिक का मतलब क्या होता है? मोटा, और थिन का मतलब क्या होता है? कोई चीज पतली। तो इसका मतलब थ्रो थिक एंड थिन, यदि कोई भी चीज, यदि आपको पता होना चाहिए, यदि कोई भी चीज पतली हो रही है, कभी मोटी हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कभी व्यक्ति पैसे मोटा हो रहा है तो मतलब पैसे वाला है, यदि पतला हो जा रहा है तो गरीब है। तो इसका मतलब क्या हो, उसके जीवन में अच्छे और बुरे टाइम से गुजर रहा है वो। तो विद ग्रेट प्राइड बिल्कुल भी नहीं, टू वर्क हार्ड टू द पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं, और इन एवरी पॉसिबल वे नहीं। इनका मतलब होता है इन गुड एंड बैड टाइम्स, अच्छे और बुरे समय को हम क्या कहते हैं? थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन। डन, चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे तो बढ़ेंगे। और एक हमारे पास वर्ड आता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। आंसर बताइए क्या होगा? अब पहले तो आंसर समझते हैं क्या होगा, कि एक इसका मतलब क्या होता है? एक साइलेंट जो वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मैन होना, मुख्य होना। इजी इजी वर्ड से हम शुरुआत करते हैं। अब आपको पता होता है इसी को हम कहते हैं चीफ होना, मतलब एक मुख्य होना। इसी को हम कहते हैं नोटिसेबल। नोटिसेबल को मतलब क्या होता है? जिस व्यक्ति को यदि नोटिस किया जा सके वो नोटिसेबल है। दूसरी यदि हम बात करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक वर्ड अभी हम क्या पढ़ कर आए? प्रोमिनेंट। एक वर्ड हम क्या पढ़ कर आए? प्रोमिनेंट। यदि प्रोमिनेंट की बात यदि हम करेंगे तो एक वर्ड हो सकता है प्रोमिनेंट। देख रहे हो, आंसर खुद ही मिलना है, प्रोमिनेंट होना। ठीक है, यदि कोई चीज प्रोमिनेंट है इसका मतलब वो बहुत ज्यादा प्रीसियस है, तो प्रीसियस होना। क्या होना? प्रीसियस होना। अब इसका मतलब जितने भी इसके साथ वर्ड आएंगे वो पॉजिटिव है, और हमें क्या ढूंढना है? नेगेटिव। देखो चीफ होगा क्या? नहीं होगा। रिमार्केबल, यदि कोई चीज रिमार्केबल और नोटिसेबल एक दूसरे के साइन हो जाए तो ये भी नहीं हो सकता। इमिनेंट भी नहीं हो सकता, हम नहीं कहते इमेंस, द इंस्टीट्यूट ऑफ इमेंस। तो ठीक है, इमिनेंट क्या होता है? इमिनेंट का भी मतलब होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट होना, बहुत महत्वपूर्ण होना, सिग्निफिकेंट होना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इमिनेंट बोलते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि रिमार्केबल होना, इमिनेंट होना और चीफ होना ये पॉजिटिव है। यदि सिनोनियम्स हमारे तीन है तो आंसर होगा इनसिग्निफिकेंट। आंसर क्या होगा? 13 का 14 का आंसर बताइए क्या होगा? इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड्स यदि आपको पता हो कि क्लास में पढ़ाए गए हैं, ठीक है, और बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाए गए। तो देख रहे हो बात को, कि यदि क्लास में आप इनरोल होते हैं, क्लास में आप एक एक चीज को समझते हैं तो बहुत आगे जाते हैं। ठीक है, और शायद ही कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो कि जो अपने इस टाइप से भी चीजों को लेकर चलता हो, शायद ही। ठीक है, होंगे तो बहुत सारे, लेकिन शायद ही इसलिए बोला क्योंकि मेरे नॉलेज में नहीं है। आगे यदि हम बात करें तो लिखा हुआ है आई डोंट नो व्हाई ही सच सीक्रेटली।
इसका आंसर देने वाले को मेरी तरफ से एक बेहतरीन सा गिफ्ट भेजा जाएगा, ठीक है, जो बड़ा प्रीसियस होगा, जो उसे मोटिवेट करेगा और उसे एहसास दिलाएगा कि हाँ उसने मेहनत की है। तो जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करिए कि क्या आंसर होना चाहिए। एक बार हमें कमेंट करके बताएं जल्दी से। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता वाई इज सच सीक्रेटली, कि वो इतना शांत और सीक्रेटली क्यों है, बड़ा शांत शांत रहता है, बड़ा खोए खोए रहता है, क्यों है ऐसा। कोई है किसी में कैलिबर है जो इतना प्यारे तरीके से आंसर कर सके, बताइए जल्दी से। अब हम आगे कहानी को समझते हैं। तुम लोगों की बुद्धि तो है चौक, पता नहीं कहाँ दिमाग रखते हैं आप लोग, और फिर कहते हैं इंडिया में कि पेपर नहीं निकलते। कैसे निकलेंगे जब दिमाग ही नहीं लगाओगे तो। अब आगे कहानी को समझते हैं। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। लिखा हुआ है ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और इज क्या है, हमारी मेन वर्ब। यदि बी की कोई भी फॉर्म मेन वर्ब का काम करती है तो वो कहलाती है लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करते हैं एडजेक्टिव। लेकिन आपको पता होना चाहिए सीक्रेटली जो लिखा हुआ है, सीक्रेटली तो एडवर्ब है, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कभी भी एडवर्ब नहीं बनते। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो कभी भी एडवर्ब नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, और सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होते हैं, इसलिए कभी भी एडवर्ब हमारे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम नहीं करते। अब हम देखें तो सीक्रेट होता है नाउन, सीक्रेट क्या होता है, एडजेक्टिव, सॉरी, सीक्रेट क्या होता है, एडजेक्टिव, ठीक है। सीक्रेट एक एडजेक्टिव है कि हम नहीं कहते सीक्रेट थिंग, सीक्रेट प्लान है। अब यदि आगे की बात समझे, सीक्रेट क्या है, एडजेक्टिव, और यदि एडजेक्टिव में एलवाई को जोड़ो तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। क्या बन जाएगा, एडवर्ब। तो भैया एडवर्ब तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए सीक्रेट। अब सीक्रेट का यदि एडजेक्टिव फॉर्म निकालें, एक और फॉर्म निकालें, तो एक और एडजेक्टिव होता है सीक्रेटिव। क्या होता है, सीक्रेटिव। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। ए सीक्रेट नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। अब इसका यदि एडजेक्टिव फॉर्म निकालें तो क्या होगा, सीक्रेटिव, तो सीक्रेटली तो गलत हो गया, नो इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट तो हो नहीं सकता। अब मैनी जो होता है वो होता है डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर कभी भी एडजेक्टिव से पहले आएगा नहीं, काट दो, नाउन से पहले आता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इज सो सीक्रेटिव, इज सो सीक्रेटिव। क्लियर कहानी। चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे, आगे की कहानी को देखते हैं। लिखा हुआ है द डेडनेस ऑफ द नाइफ इन हिज हैंड मेड हर सिक। जो नाइफ का जो सीन आ रहा था ना, उसे उसके हाथों में नाइफ है, और वो उसका सीन ऐसा उसके दिमाग में था कि उसके दिमाग में जो सीन है उसे बीमार कर रहा था। वो हर सिक लिखा हुआ है। जैसे हम कभी कभार नहीं होते कि हम बड़े परेशान होते हैं सपने में, कोई सपना में इतना डरा देता है, भय कर देता है, या हम किसी का गलत कर देते हैं तो हमें बड़ा ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि वो साइट हमारे दिमाग में आ रहे होते हैं। एक साइट का मतलब होता है, ए साइट का मतलब होता है प्लेस, इस साइट का मतलब क्या होता है, प्लेस, ठीक है। हम नहीं कहते वेबसाइट है, इस साइट पर काम चल रहा है, तो एक प्लेस का नाम होता है साइट, ठीक है। यदि हम बात करें स्लाइड का, स्लाइड का मतलब यदि हम बात करते हैं, अब साइट हो गया, साइट का मतलब क्या होता है, आपकी ग्लम्स होना, मतलब कोई भी चीज़ है, तो इसका मतलब क्या है, साइट, SIGST, साइट का मतलब होता है आपकी नज़रिया। एक नज़रिया है कि एक सीन क्रिएट हो रहा है कि आपने हाथों में चाकू ले रखा है, वो आपको बड़ा तकलीफ दे रहा है वो मोमेंट, तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर होगा साइट। क्या होगा, साइट। स्लाइड नहीं होगा, स्लाइड का मतलब होता है कट करना, साइट का मतलब होता है मार देना। जेनोसाइड वगैरह आपने पढ़ा होगा, साइट होता है एक। अब यदि हम आगे बात करें तो ये लिखा हुआ है द डेडेस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, एमिएबल, इनविंसिबल, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। अब देखना बात को, द डेडेस्ट नीड्स ऑफ द इनहैबिटेंट्स सीम टू बी फ्रूट, आइस्ड ड्रिंक्स, सिनी बूट्स एंड लॉटरी टिकट्स। आंसर मुझे बताइए क्या होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको आंसर राजेश राव, बिल्कुल आंसर आपने सही दिया है, बिल्कुल आपने आंसर करेक्ट दिया है, बिल्कुल मिलेगी। आप हमें अपना फ़ोन नंबर भेज दीजिए, हम किटकैट के लिए आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ेंगे तो आंसर बताओ जी हमें क्या होगा। समझना बात को, द प्रिंसिपल नीड्स ऑफ द इनहैबिटेंट्स। अब हम कौन से प्रिंसिपल की बात करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इनवेंसिबल और एमिबल का मतलब होता है फ्रेंडली होना, एमिबल का मतलब क्या होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली होना, फ्रेंडली होना, ठीक है। और इनवेंसिबल का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, जो अजय और अमर हो, उसे हम कहते हैं इनविंसिबल। अब ऑप्शन बचा है, एक होता है पीएल और एक होता है पीएलई। तो आप एक चीज पहले तो ये बताइए कि पीएलई और पीएलई में पीएल में क्या डिफरेंस है, आंसर बताइए। पीएलई में क्या डिफरेंस है और पीएल में क्या डिफरेंस है। अब आपको पता है यहां पर यदि हम बात करें तो वर्ब एक लिख रखी है नीड्स, द प्रिंसिपल नीड्स की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नीड्स किसकी हैं, एक किसी व्यक्ति सिद्धांत की तो होंगी नहीं, तो ए वाली सॉरी किसी सिद्धांत की तो होंगी नहीं, किसकी होंगी, प्रिंसिपल किसी अध्यापक की होंगी, तो हम लिख रहे हैं प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, PRINCIPAL। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रिंसिपल की नीड्स हैं, इनहैबिटेंट सीम टू बी फ्रूट, वो कैसी प्रतीत होती हैं कि उन्हें क्या चाहिए, फ्रूट चाहिए, आइस्ड ड्रिंक चाहिए, सिनी बूट्स चाहिए एंड लॉटरी टिकट चाहिए। हाँ, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत होना, क्या होना, सिद्धांत होना, ठीक है। अब आगे की यदि हम बात करें तो आगे की बात करेंगे तो लिखा हुआ है देयर आर गुड पॉइंट्स टू ईच साइड, कि हर एक साइड के क्या होते हैं, बात को समझना, देयर आर गुड पॉइंट्स टू ईच साइड, कि प्रत्येक पहलू के अपने एक अच्छे पॉइंट होते हैं। एंड वी नीड मोर डेडेस्ट पीपल दैट आर विलिंग टू लुक एट देम फ्रॉम ऑल एंगल्स, कि यहां पर एक ऐसे व्यक्तियों की जरूरत होती है कि जो सारे पॉइंट्स को देख सके, ठीक है, लुक एट कर सके, उन्हें नोटिस कर सके। तो देखना बात को, एक अनवाइज्ड का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कभी भी किसी का मतलब अनवाइज्ड का मतलब क्या होता है कि जो फेवर ही नहीं करता है, मतलब सिंपल से यदि हम बात करें तो न्यूट्रल रहता है, इम्पार्शियल हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इम्पार्शियल हम बोल सकते हैं, इम्पार्शियल हम बोल सकते हैं, ठीक है। और यदि हम कहना चाहें इसके लिए इम्पार्शियल की जगह और क्या कह सकते हैं, इम्पार्शियल हो गया और अनवाइज्ड हो गया, अनवाइज्ड तो खुद हो गया इम्पार्शियल, और एक बोल सकते हैं न्यूट्रल रहना, न्यूट्रल रहना, ठीक है। और एक वर्ड होता है यूबीक्यूटियस, यूबीक्यूटियस का मतलब होता है मतलब क्या होना, यूनिवर्सल होना, मतलब ओमनी प्रेजेंस कह सकते हैं इसे, यदि हम बात कहना चाहें तो ओमनी प्रेजेंस कह सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो हर जगह उपलब्ध होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी होना, ठीक है। अनवाइज का मतलब क्या होगा, अनवाइज का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल, अरे न्यूट्रल होना तो होता है, ठीक है, न्यूट्रल तो है। अब आगे समझना, तो अनवाइज्ड कोई तो हम न्यूट्रल कहेंगे, इसी को हम इम्पार्शियल कहेंगे। तो आंसर क्या हो गया, कैसे लोगों की जरूरत है, जो अनवाइज्ड हो, जो हर एक पहलू को बड़े बारीक तरीके से नोटिस कर सकें, ऐसे लोगों की जरूरत है। क्लियर कहानी, न्यूट्रल होना, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो अगला हमारे पास सेंटेंस आता है, लिखा हुआ है अबाउट 3 years एगो, अबाउट 3 years एगो एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, ओल्ड मैन क्या है, नाउन है, और डेडेस्ट नेम वॉज पॉल, उसका नाम क्या था, पॉल था, ठीक है। यूज टू लिव इन दिस हाउस, वो इस घर में रहने का आदी था। अब देखना बात को, इन्होंने हुम दे दिए, इसका मतलब यहां पर क्या भरना है हमें, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन यदि भरना है तो आपको पता होना चाहिए एक कहानी को पूरी की पूरी, कि एक कहानी की बात यदि हम करें तो एक वर्ड होता है हु, क्या होता है हु, एक वर्ड होता है हुम, ये दोनों। अब यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है, मैन के लिए आना है, तो मैन क्या है, पर्सन, हु और हुम के लिए तो क्या आ सकते हैं हमारे, पर्सन के लिए यूज हो जाते हैं। क्लियर कहानी। यदि हम बात करें, इन्होंने एक यहां पर दे रखा है बिच, क्या दे रखा है, बिच, बिच का यूज हम करते हैं किसके लिए, थिंग्स के लिए। एक इन्होंने दे दिया हुज, क्या दे दिया, हुज, हुज का मतलब होता है कि हुज प्लस हमेशा नाउन लिखा जाएगा, हुज प्लस हमेशा नाउन लिखा जाता है, क्योंकि हुज जो होता है वो पोजीशन दिखाता है। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि 300 पोजीशन दिखाता है, वो क्या दिखाता है, पोजीशन दिखाएगा। और यदि पोजीशन दिखाएगा तो आपको पता होना चाहिए अबाउट 3 years एगो एन ओल्ड मैन। यदि हम एन ओल्ड मैन की बात यदि हम यहाँ पर कर रहे हैं तो डेडेस्ट नेम, एक ओल्ड मैन जिसका नाम क्या था, तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, हुज नेम, क्या आना चाहिए, हुज नेम, होम नहीं आएगा, हुज आएगा। कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति अबाउट 300 years, अबाउट 3 years एगो एन ओल्ड मैन हुज नेम वॉज पॉल, उसका नाम क्या था, पॉल था,
यूज्ड टू लिव इन दिस हाउस, अब वो इस घर में रहने का आदी था। तो आंसर क्या हो जाएगा, हुज। अब आपको पता है यदि कभी भी जैसे यहाँ पर मेन वर्ब लिखा हुआ है कि देखो मेन वर्ब क्या है, हमारी बॉज है और इसका सब्जेक्ट कौन हो गया, नेम हो गया। अब बात को समझना, पॉल उसका नाम हो गया, तो वैसे वैसे जैसे मैंने कहा माय नेम इज कार्तिक, तो भाई भैया एक चीज बताइए, इज हमारी मेन वर्ब, कार्तिक मेरा नाम हो गया, और माय नेम की जगह लिखना चाहिए नेम के पहले माई आया है, तो इसलिए यहाँ पर भी नेम के पहले क्या आएगा, पजेसिव केस। और यदि पजेसिव केस रिलेटिव प्रोनाउन का क्या होगा, हुज। क्या हो जाएगा, हुज। गॉट इट। हुज का मतलब होता है जिसका। आगे यदि हम कहानी की बात करें तो आगे आता है, इन मैनी प्लेसेस रीस्टोरिंग मैनग्रोव फॉरेस्ट कैन बी एन एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। आंसर बताइए क्या होगा, फटाक से आंसर देने की कोशिश करिए कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर, कि क्या सही आंसर होगा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। देखिए लिखा हुआ है इन मैनी प्लेसेस रीस्टोरिंग मैनग्रोव फॉरेस्ट कैन बी एन एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। अब देखना स्ट्रेटेजी क्या है, नाउन है। स्ट्रेटेजी क्या है हमारी, नाउन है, और इफेक्टिव हमारा एडजेक्टिव है। स्ट्रेटेजी क्या है हमारी, नाउन है, ये क्या रही हमारी नाउन, और इफेक्टिव क्या रहा हमारा, एडजेक्टिव। क्या रहा, एडजेक्टिव। डन। अब हम आगे की बात समझें तो एक्सट्रीम जो यहां पर लिखा हुआ है वो क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव हुआ। अब एक चीज बताइए, एक्सट्रीम एडजेक्टिव तो हुआ, लेकिन वो आ किसके लिए रहा है, इफेक्टिव के लिए। तो आपको पता होना चाहिए एक्सट्रीम क्या होता है हमारा, एक्सट्रीम होता है हमारा क्या, एडजेक्टिव। और हमें यहां पर यदि इसको एडवर्ब बना के यदि हम लिखें तभी तो किसी एडजेक्टिव से पहले लिख पाएंगे ना इसे। तो आपको पता होना चाहिए एक्सट्रीमली क्या हम बनाएंगे, एडवर्ब। अब हमें एडजेक्टिव से पहले क्या चाहिए, एडवर्ब। तो एक्सट्रीम तो खुद एक एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव एडजेक्टिव नहीं आएगा, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक्सट्रीमली। एक्सट्रीम का मतलब, एक्सट्रीमली का मतलब होता है कि एकदम हाईली होना। क्लियर कहानी। एक्सट्रीमली का मतलब क्या होता है, एकदम हाई होना। तो गलती कहां पर होगी, एक्सट्रीमली इफेक्टिव स्ट्रेटेजी होना चाहिए, एक्सट्रीमली इफेक्टिव स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कि मतलब एक्सट्रीमली बहुत अच्छी है। हम नहीं कहते एक्सट्रीमली ये काम बहुत अच्छा हुआ। ओके चलिए आगे की बात करते हैं। तो एक बढ़िया सा पैसेज हमारे पास आता है, वो पैसेज को हमें बड़ा समझना है। ठीक है, लिखा है डिफरेंट फूड्स इन डिफरेंट फूड्स इन डेस फूड ग्रुप। ठीक है, अब यहां से हमें कुछ चीजों को समझना है। अब ऑप्शन एक आया वेरियस, एक आया एवरीबॉडी, एक आया ईच, और एक आया अदर। ठीक है, अब आपको पता है कि ग्रुप जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यदि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वेरियस के बाद तो क्या आएगा, नाउन आएगा, प्लूरल आएगा। वेरियस के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। एवरीबॉडी प्रोनाउन होता है जो कि नाउन के साथ आ नहीं सकता, एवरीबॉडी प्रोनाउन होता है जो नाउन के साथ आ नहीं सकता। तो इसका मतलब ए भी गलत और ए भी गलत। अब अदर हम लिख नहीं सकते क्योंकि पहले किसी और फूड की बात हुई नहीं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ईच। तो इसका मतलब हुआ कि डिफरेंट फूड्स इन ईच फूड ग्रुप, कि डिफरेंट फूड्स इन ईच फूड ग्रुप। जैसे यहां पर ईच फूड ग्रुप का मतलब क्या है, जैसे साउथ हमारा क्या होता है ना, चाइनीज होता है, नॉर्थ होता है, इंडियन होता है, साउथ इंडियन होता है। तो ये क्या है, फूड की कैटेगरी है, उनमें डिफरेंट फूड्स है। यदि हम अपने इंडियन फूड्स की बात करें तो दाल चावल सब्जी रोटी सैलेड ये सारी चीज़ें आ गई। चाइनीज़ की बात करें तो मोमोज है हमारा। ठीक है, मोमोज के बाद हमारी अपना जो भी आपके नूडल्स हो गए, हक्का नूडल्स हो गए, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। ठीक है, और यदि हम आगे की बात करें और साउथ इंडियन की बात करें तो डोसा हो गया, ठीक है, इडली हो गई, ये सारी की सारी, सांबर हो गया, ये हमारे क्या हो गए, एक हमने कहा डिफरेंट फूड्स इन ईच फूड ग्रुप। एक हर एक फूड का ग्रुप है, उसमें डिफरेंट फूड्स हैं। फूड्स का मतलब यहाँ पर डिफरेंट वेराइटी से, यहाँ पर जो फूड्स का मतलब है, यहाँ पर फूड्स का मतलब डिशेस से है, यहाँ पर फूड का मतलब किससे, डिशेस से। गॉट इट। तो आंसर क्या होगा, ईच। आगे की बात करें तो लिखा है डिफरेंट फूड्स इन ईच फूड ग्रुप हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। अब भैया अब हम बात करें, जैसे कि हम बात करते हैं कि हर एक फूड ग्रुप में, हर एक
डिशेस में जो कि अलग अलग टाइप के फूड ग्रुप से हैं, उनमें अलग अलग टाइप की क्या हैं, अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है, जो आपको एनर्जी देते हैं, जो पोषण तत्व होते हैं। जैसे हम दाल की बात करें, पल्स की बात करें तो उसमें कुछ और है, आलू की बात करें तो उसमें अलग है, उसमें यदि हम टमाटर की सब्जी की बात करें तो उसमें अलग है, यदि हम बात करें उसमें हम अपनी चाइनीज की बात करें तो उसमें फैट ज़्यादा है। तो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं अलग अलग डिफरेंट फूड्स में, अलग अलग डिशेस में, जो कि एक अलग अलग ईच फूड कैटेगरी से आती हैं, उन फूड ग्रुप से आती हैं, उनमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं। गॉट इट। तो अब यदि आगे बात करें तो आगे यदि हम चीजों को देखें, अब आगे समझिएगा, लिखा हुआ है डिफरेंट फूड न्यूट्रिएंट्स। पिकिंग, पिकिंग का मतलब क्या होता है, पिक करना, किसी चीज को पकड़ लेना। पिकिंग एंड असॉर्टमेंट। अब बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असॉर्टमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असॉर्टमेंट, कि असॉर्टमेंट का आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असॉर्टमेंट। जल्दी से आंसर करिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असॉर्टमेंट। देखिए असॉर्टमेंट का मतलब होता है वैरायटी, कलेक्शन ऑफ समथिंग और समवन, वैरायटी और कलेक्शन ऑफ समथिंग और समवन। किसी चीज की वैरायटी को या कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, असॉर्टमेंट कहते हैं। किसी चीज की वैरायटी को, ठीक है, या कलेक्शन को, किसी चीज का हो, किसी व्यक्ति का हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कह देंगे क्या, अपना असॉर्टमेंट। ठीक है, पिकिंग एंड असॉर्टमेंट विद इन एवरी फूड ग्रुप। यदि हम देखें कि हर एक फूड ग्रुप के अंदर क्या है, कि एक असॉर्टमेंट है, जो एक न्यूट्रिएंट्स है, जिसे पता किया जा सकता है, क्या फाइंड आउट किया जा सकता है। देखना, पिकिंग एंड असॉर्टमेंट की मतलब किसी भी एक वैरायटी फूड ग्रुप की या किसी की वैरायटी को पकड़ लेना, पिक कर लेना विद इन एवरी फूड ग्रुप। और हर एक फूड ग्रुप में ऐसा होता है, हर एक फूड ग्रुप में ऐसा होता है। ठीक है, तो आगे की कहानी को यदि हम समझें तो आगे की कहानी देखना क्या होगा, कि आगे लिखा हुआ है दैट डज द बीक, दैट डज द बीक। द बीक का मतलब क्या हुआ, बीक हमारा क्या है, एडजेक्टिव। बीक क्या है हमारा, एडजेक्टिव। ठीक है, सॉरी, द बीक की यदि हम बात करें तो द बीक जो है वो हमारा क्या हो गया, बीक का मतलब क्या हो गया, सप्ताह होना। द बीक की बात यदि कर रहे हैं, द बीक, तो अब देखना कंप्लीट बीक, बिटवीन बीक, थ्रू आउट बीक, और या फिर एवरी। तो हम कह रहे हैं कि एक असॉर्टमेंट करना, किसी चीज को पिक कर लेना, एक ग्रुप को पिक कर लेना विद इन एवरी फूड ग्रुप, हर एक फूड ग्रुप से। जैसे आपने कह दिया डेट डेज द बीक, अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने कहा कि चाइनीज, मंडे को हम चाइनीज में से एक ए वाली डिश खाएंगे, इंडियन में से ए वाली डिश खाएंगे। गॉट इट। ये आपको क्या करेगी, अब पूरे के पूरे सप्ताह, मतलब 7 दिनों की बात हो रही है, यदि 7 दिनों की बात हो रही है तो थ्रू आउट की बात करेंगे। बिटवीन का यूज 7 दिन के लिए आएगा नहीं, कंप्लीट का आएगा नहीं, एवरी का आ नहीं सकता। एवरी द वीक हम लिख नहीं सकते, यदि एवरी वीक लिखा होता तो हम लिख सकते। तो आंसर क्या होगा, थ्रू आउट द वीक। इसका मतलब क्या हुआ कि पिकिंग एंड असॉर्टमेंट की मतलब एक ग्रुप को पिक कर लेना विद इन एवरी फूड ग्रुप, की हर एक फूड ग्रुप से। जैसे कि हमने चाइनीज से कुछ पिक कर लिया, हमने इंडियन से कुछ पिक कर लिया, हमने साउथ से कुछ, साउथ फूड से कुछ पिक कर लिया, चाइनीज से कुछ कर लिया, इटालियन से कुछ कर लिया, चाइनीज से कुछ कर लिया। गॉट इट। तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या करेगा, विल हेल्प यू गेट, ये हमारी मदद करेगा, किस चीज में तुम्हारी मदद करेगा, गेट डेडेस न्यूट्रिएंट्स। अब पोषण तत्वों में मदद करेगा, क्योंकि अलग अलग टाइप का यदि आप फूड खाएंगे 7 दिन तो अलग अलग टाइप की एनर्जी देगा, जो आपकी हेल्प करेगा बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स के लिए। न्यूट्रिएंट्स क्या हो गया हमारा, नाउन। न्यूट्रिएंट्स क्या है, नाउन। तो इसके पहले हमें क्या बनना है, एडजेक्टिव। तो टू, ऑलमोस्ट या मैनी या वेरी। आंसर बताइए क्या होगा। अब वेरी न्यूट्रिएंट्स हो नहीं सकते, ऑलमोस्ट या फिर टू, टू भी नहीं हो सकता। अब करेक्ट बताओ आंसर क्या होगा। आंसर मुझे चाहिए, क्या बताना, क्या ऑलमोस्ट होगा, मैनी होगा या वेरी होगा। तो आपको पता है टू तो कट गया, वेरी कट गया। ऑलमोस्ट भी क्या होता है, एक एडवर्ब होता है जो कि वर्ब के लिए आता है, किसी एक्शन के लिए आता है, नहीं आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, मैनी न्यूट्रिएंट्स। और आपको पता है यहां पर यदि मैनी लिखा हुआ है तो मैनी के बाद हमें क्या चाहिए, एक नाउन चाहिए। यदि मैनी के बाद यदि एक हमें नाउन चाहिए तो वो नाउन हमेशा प्लूरल होना चाहिए। वो नाउन हमेशा कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो देखो न्यूट्रिएंट्स यहां पर लिखा हुआ है प्लूरल, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे हम लिखें, लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल। जब फॉर एग्जाम्पल यदि हम समझेंगे चूज सी फूड, हमने सी फूड को चुन लिया, हमने सी फूड को क्या कर लिया, चुन लिया। यदि आपने सी फूड को चुन लिया, डेडनेस ऑफ मीट ट्वाइस अ वीक, कि आपने मतलब किस चीज को, रिप्लेस ऑफ मीट या इंस्टीड ऑफ मीट या डिस्पाइट या अबे,
आपको पता है यहाँ पर हमें क्या भरना है, एक प्रीपोजिशन बनना है। हमने कह दिया मीट के बजाय हमने किसको चुन लिया, सी फूड को चुन लिया, क्योंकि सी फूड जितने भी होते हैं उन्हें हम काट के नहीं बनाते, हम सीधा फ्राई करते हैं। ठीक है, अब मैं खाता नहीं हूँ ऐसा मत समझना, मैं नहीं खाता, प्योर वेजिटेरियन। ठीक है, इंसानों का दिमाग भले खा जाता हूँ जब भी फ्री होता हूँ, तो वो बात अलग है। वो बात अलग है कि इंसानों को दिमाग खा जाता हूँ, लेकिन आपको पता है कि यदि मीट के बजाय हमने किसको चुना, सी फूड को, तो हम बात कर रहे हैं इंस्टीड की। इंस्टीड का मतलब होता है की वजह होना, इंस्टीड ऑफ। और आपको पता है इंस्टीड डेस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ आता नहीं है, अवे के साथ कभी भी ऑफ आता नहीं है, रिप्लेस के साथ ऑफ आता है, तो रिप्लेस हम लिख नहीं सकते। ठीक है, रिप्लेस का मतलब होता है कि मीट की जगह हम सी फूड ही खाएंगे, नहीं, हमने क्या कहा, ट्वाइस अ वीक, हमने 2 दिन चुना कि हम मीट की जगह हम क्या खाएंगे, सी फूड खाएंगे। तो द वेराइटी ऑफ फूड्स, द वेराइटी ऑफ फूड्स का मतलब जो सी फूड्स की अब वेराइटी है, विल मेक डेडेस मील्स मोर इंटरेस्टिंग टू। अब वो क्या करेगी, जो आपने मीट्स की जगह आपने सी फूड को चुना है, वो आपकी जो क्या करेगी, जो सी फूड की वेराइटी है, वो आपको क्या बना देगी, विल मेक डेडेस मील्स मोर इंटरेस्टिंग, वो तुम्हारे खाने को क्या बना देगी, बड़ा इंटरेस्टिंग बना देगी। तो यहां पर जवाब क्या आएगा, योर्स। अब ए वाला योर्स हम लिख नहीं सकते, ए वाला योर्स आएगा नहीं, ये प्रोनाउन है, ये क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन मील्स क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले हमें क्या चाहिए, पजेसिव डिटरमिनर। क्लास में कितना स्ट्रेस करके पढ़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। यहां पर क्या आएगा, यू, तो यू हमारा हो नहीं सकता, आंसर क्या आ जाएगा, योर। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में क्या इंप्रूवमेंट रहा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि सर आज की क्लास में हमने इतना सब कुछ सीखा। क्या आपको लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन रटने की चीज है, आपको क्या लगता है कि आप ग्रामर को रट सकते हैं? ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हर एक पार्ट हमारा समझने का है, इसे आप रट नहीं सकते। ठीक है, तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, सेशन में आपको मजा आया या नहीं आया, मुझे पता है मैं काफी दिनों से चाहता था। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? तो चलिए, आई एंजॉय अलॉट या। तो मतलब मुझे लगता है कि प्रैक्टिस बैच में यही होता है कि जैसे एक दिन मेरा मन किया आज कि मुझे कुछ पढ़ाना है स्पेशल, तो मैंने कहा ऐसा पढ़ाया जाए कि जो कि प्रैक्टिस बैच में पूरा का पूरा 1 घंटा भी कवर अप कर जाए। तो देख लीजिए, आज हमने 4 बजे एग्जैक्ट क्लास स्टार्ट की थी और 4:54 हो चुके हैं, और 5 मिनट पहले हमने क्लास को एंड किया और विद एक्सप्लेनेशन किया। ठीक है, कल के यदि जब भी नेक्स्ट टाइम ये क्लास रखूंगा तो इसके एंटोनियम सिनोनियम्स के जितने और वर्ड्स एक्स्ट्रा हो सकते हैं, जितनी क्विजेस हो सकती हैं, वो एक्स्ट्रा डाल के दूंगा। ठीक है, तो आई होप सो कि मेरा टारगेट सिर्फ इतना सा है कि आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, आप अपने दोस्तों के साथ जिक्र किया करें। ठीक है, मेरी जो यूट्यूब लिंक होती है उसको लगाया करें, क्योंकि आई नीड योर सपोर्ट अ लॉट डेट टाइम। आपने लोगों को करोड़पति बना दिया। ठीक है, आपने लोगों को करोड़पति बना दिया, अरबपति बना दिया। क्या हम इतना डिजर्व नहीं करते? क्या हम मेहनत नहीं करते? मुझे पता है कि उनके पास संसाधन मुझसे ज़्यादा हैं, इसलिए वो करोड़पति हैं, उनके पास बैकअप मुझसे ज़्यादा है। ठीक है, वो फाइनेंशियली स्टेबल थे। ठीक है, लेकिन बस इतनी सी बात है, समटाइम्स मैं और बेहतरीन कर सकता हूँ यदि सपोर्ट मिले तो। बिकॉज अब जब इंसान के पास सपोर्ट होता है ना, तो वो कुछ भी करने को तैयार होता है। ठीक है, क्योंकि आज मुझे बहुत लोग सपोर्ट करेंगे ना, मुझे लगता है कि एक व्यक्ति यदि बात करें, यदि एक व्यक्ति मुझे सपोर्ट करे ना, तो 10 लोगों के साथ हो सकता है। मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाना चाहता हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही रहना चाहता हूँ। समटाइम्स क्या होता है, एनर्जी इतनी लूज होती है ना, क्योंकि इंसान हूँ मैं भी एक इंसान हूँ, और समटाइम्स मुझे भी दुख होता है, मुझे भी तकलीफ होता है कि यदि मैं अपना, आपको कभी मन किया तो मैं आपको एक शॉर्ट्स बना के दिखाऊंगा कि कैसे मेरा पूरा का पूरा मेरी स्टडी टेबल जो होती है वो भरी होती है। ठीक है, ऑल टाइम किताबों के साथ लड़ रहा होता हूँ, ऑल टाइम कॉन्सेप्ट के साथ लड़ रहा होता हूँ कि क्या बात है, इस बात का सेंस क्या है। जैसे कि एक बात देखिए, यहाँ पर डिफरेंट फूड्स का मतलब आप फूड समझ रहे होते, खाना समझ रहे होते, लेकिन यहाँ पर फूड्स का मतलब डिशेस था, यहाँ पर फूड्स का मतलब क्या था, डिशेस था। इस सारी चीज़ों को खोज के लाना कि हम कैसे इसमें बेहतर कर सकते हैं। आपको पता है समटाइम्स ये होता है कि आपको पता है कि देयर इज लिविंग अलॉन। ठीक है, मैं यहाँ पर अलॉन ही रहता हूँ। ठीक है, और देयर इज़ नो बडी बिहाइंड मी और देयर इज़ नो बडी अलॉन्ग विथ मी। ठीक है, इवन माई फैमिली, मेरी फैमिली भी यहाँ नहीं रहती, और रात दिन काम करता रहता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि अप्रॉक्स मोर देन अ ईयर हो चुका है कि मैं अपने घर नहीं गया हूँ। तो समझिए कि इतनी मेहनत करने के बाद भी लोग जब क्रिटिसाइज करते हैं, यदि कोई बात कह देते हैं, तो बहुत बुरा लगता है जब सपोर्ट नहीं मिलता है। यूट्यूब पे आप खुद देखिए कितने प्यारे तरीके से पढ़ाता हूँ। शायद मुझे लगता है कि जितने बड़े बड़े टीचर्स हैं ना,
एक बड़े टीचर्स का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब भी वो मुझसे मिलते हैं वो ये कहते हैं कि कार्तिक कि तेरे पास ना नॉलेज का वो खजाना है कि जो तू इसको यूज कर लेना। तो वो मुझसे ये कहते हैं कि तू बस मेरे कंटेंट पे काम कर ले, महीने का मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता ना, क्योंकि कंटेंट का काम कितने दिन करूंगा मैं, कितने घंटे कर पाऊंगा, 2 महीने 3 महीने। एक टाइम ऐसा आएगा कंटेंट बन के रेडी होगा, सामने वाला निकाल देगा, अपनी पूरी एनर्जी का यूज कर लेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करें, तहे दिल से सपोर्ट करें। और ज़िंदगी में यदि इस चीज़ का मौका मिला तो मैं ज़रूर आपके इस चीज़ का जो एहसान है वो ज़रूर चुकाऊंगा। गुरु भी कभी कभार शिष्यों के फ़र्ज़ अदा करते हैं, मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, फिलहाल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। यदि कोई बात कहना है, कोई बात बताना है, तो मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ, तो कमेंट आपके ले रहा हूँ, तो आप मुझे दे सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं चलता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत थका हुआ हूँ। कंचन चौहान, मेरी क्लास 8 सुबह रात को 8 से 9 होती है। ठीक है, और एक बात इंटरेस्टिंग बसी बात बता दूं तुम्हें कि जितने बड़े बड़े टीचर्स को देखते हो, कंटेंट यहीं से बन के जाता है, चीज़ें यहीं से रिसर्च होके जाती हैं। तो खैर कोई ना, होता ही है। ठीक है, और चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके। सफल तो अभी भी हूँ मैं राजेश राव, अभी कौन सा फेल हूँ मैं, सफल तो मैं अभी भी बहुत हूँ।